दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत और भारत में ही दूध की कीमतें महीने दर महीने और दिन ब दिन आसमान छू रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या फिर एक बार देश को दुग्ध क्रांति की दरकार है? क्या एक बड़े बदलाव की ओर, एक बड़े लीप की ओर देखना होगा? क्या दूध की बढ़ती कीमतों के लिए कंपनियां जिम्मेदार हैं या कोई और वजह हैं? और आखिर कब मिलेगी आम आदमी को दूध की इन बढ़ती कीमतों से राहत? इन्हीं तमाम सवालों के साथ करते हैं स्वदेश विशेष की शुरुआत। मैं हूं प्रशांत पांडे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो निर्माता हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लगातार दूध की बढ़ती जो दाम है उसमें लगातार इजाफा करते जा रहे हैं। और फिर चाहे सुबह की चाय हो या फिर नौनिहालों के दूध की बोतल की कीमत, सब पर महंगाई का ग्रहण गहराता नजर आ रहा है। लेकिन एक जो बात सबसे चिंताजनक है वो ये है कि जो हम महंगाई के आंकड़े देख रहे हैं उसकी तुलना में ये कहीं ज्यादा है। महंगाई नरम भी हो रही है लेकिन दूध के दाम में नरमी नजर नहीं आ रही है। आज अगर हम एक आंकड़ों पर गौर करें तो जरा कुछ आंकड़े आपके सामने करते हैं। पिछले साल फरवरी में फुल क्रीम दूध की जो कीमत थी वो 58 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि टोन्ड मिल्क मात्र 48 रुपए प्रति लीटर की कीमत में आपके घरों तक पहुंच रहा था। अब ठीक एक साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। फरवरी 2023 तक आते आते फुल क्रीम जो दूध था वो 58 से 66 रुपए लीटर हो चुका है। और यही नहीं, टोन्ड मिल्क को भी बढ़ती कीमतों की आग ने झुलसा है और एक साल में ये भी 54 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी 48 रुपए से 54 रुपए तक का सफर इसने तय किया है। कंपनियां इसके पीछे एनिमल फीड यानी कि चारे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को एक फैक्टर मान रही हैं। लेकिन वजहें जाहिर है इसकी और भी हैं, उन्हीं को समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, असर आम आदमी की जेब पर, उसकी रसोई पर देखने को मिल रहा है। और सवाल छोड़े जा रहा है कि सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश होने के बावजूद आखिर दूध की कीमतों में उबाल क्यों जारी है। इसी सवाल के साथ हमने खास पैनलिस्ट को आज चर्चा के लिए बुलाया है। अपने मेहमानों का हम रुख करते हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं भारत मथुरावाला साहब, आप हैं प्रेसिडेंट एमपी मिल्क वेंडर्स एसोसिएशन से। इसके साथ ही हमारे साथ चेतन नरके साहब हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन कोल्हापुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हैं जिनसे हम इस पूरे सेक्टर के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्व मोहन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अपने तमाम मेहमानों का मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। विश्व मोहन, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम एक आंकड़े में देख रहे हैं कि एक वक्त था जब दूध के दाम लंबे वक्त तक स्थिर होते थे, लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इन सब के बीच एक आवश्यकता महसूस की जा रही है एक बड़े बदलाव की, एक बड़े रिफॉर्म की, दुग्ध क्रांति की बात की जा रही है, जो आज हम ये सवाल उठा भी रहे हैं। दुग्ध क्रांति की आज के वक्त में ज़रूरत क्यों है? और आखिर हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि कितनी बड़ी गेम चेंजर बनी थी ये जो हम फ्लड ऑपरेशन जिसे कहते हैं, श्वेत क्रांति जिसे कहते हैं, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं। बिल्कुल, श्वेत क्रांति की अगर आप बात करें तो 1970 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1996 तक गई थी। उस दौरान करीब करीब 1.25 लाख गांवों तक जो डेयरी का डेवलपमेंट था वो पहुंचा था। भारत में स्कीम्ड मिल्क, मिल्क पाउडर जैसे तमाम क्रांति हुए थे। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव हुआ था डेयरी के क्षेत्र में, इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ दूध उत्पादन में हम जब काफ़ी पीछे थे, हम इंपोर्ट पर धीरे धीरे निर्भर हो जा रहे थे, जबकि हमारे पास मवेशियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। उसके बावजूद हमारा उत्पादन काफ़ी कम था। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस दौरान इतना ज़्यादा, इस 3 चरण में इतना ज़्यादा इनोवेशन हुआ कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन गया और आज तक सबसे बड़े उत्पादक है। लेकिन आज फिर वो उस तरह की डिमांड आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहे हैं और उस तरह के इनोवेशन की जरूरत है कि कैसे इस डिमांड को मीट किया जाए, कैसे नई टेक्नोलॉजी के जरिए, नए नए प्रोडक्ट के जरिए, कैसे वैकल्पिक प्रोडक्ट के जरिए फिर से उसी तरह की श्वेत क्रांति लाई जाए ताकि देश में डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। और ये जरूरी है क्योंकि ऐसे समय में जब हम डिमांड के मोर्चे पर भी देखें तो हम काफी लीड
लीडर है पूरी दुनिया में, और अब सरकार इंपोर्ट खोलने की भी बात कर रही है। तो ऐसे में अगर घरेलू बाजार में अगर रोजगार को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है, अगर उस पर अगर फोकस किया जाए तो हम डेफिनेटली वहां पर कुछ प्रोडक्टिव चीजें निकाल कर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि कुछ इस दिशा में कदम उठाया जाए, उस तरह की क्रांति वापस लाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इस वक्त की ज़रूरत है कि जो देश इतना बड़ा एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट करता हो, जो देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया को राह दिखाता हो, चेतन सर, वहाँ पर जो है वो बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं और उन सब के बीच में बार बार सवाल आम आदमी की पॉकेट का है। क्या आपके कंसर्न्स हैं या आप कोर जो चैलेंजेस देख रहे हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से ये तस्वीर आज सामने आ रही है? और इन सब के बीच क्या जो हम सवाल बार बार उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दुग्ध क्रांति जैसा कुछ बड़ा रिफॉर्म, कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े एक्शन प्लान की ज़रूरत है? सर, आपने जैसे अभी बोला कि जो अपना कंट्रीब्यूशन है पूरे दुनिया का अपना 22% है, जो मोदी साहब ने बोला था वो कंट्रीब्यूशन 2030 तक ऑलमोस्ट अपने को 33% तक ले जाना है। लेकिन उसके लिए हर एक फार्मर का एक रोल रहेगा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहेगा, पॉलिटिशियंस का रोल रहेगा, और जो प्रोसेसर है उन सबका, चारों लोगों का रोल इसमें रहेगा। अगर इनको बढ़ाना है तो अगर फॉडर मैनेजमेंट ये पूरा है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन ने करना चाहिए, जहाँ पे 8.4% जो जमीन है वो फॉडर के नीचे अभी है, लेकिन आपको अगर 330 मिलियन मैट्रिक टन तक ले जाना है तो 14% आपका जो उपजाऊ जमीन है उसके नीचे जाना चाहिए। तो उसका लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर फॉडर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए अल्टरनेटिव क्रॉप जो रहता है, क्रॉप पैटर्न अपने को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आपने अगर स्वीट कॉर्न या स्वीट मेगा स्वीट जैसे अपने क्रॉप्स लिए जो अपने एनिमल्स के लिए एसएनएफ और फैट बढ़ाने के लिए अच्छे रहते हैं, और जो भी दूध का एवरेज है उससे बढ़ता है। तो ये जो टेक्निकल चीजें वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत इस पे आनी चाहिए। और जो हम सब्सिडीज देते हैं, मुझे लगता है कि आप गोवा में देखिए तो 40% सब्सिडीज है फार्मर को मिलती है। आप कर्नाटका में गए तो 6 रुपए पर लीटर मिलता है। मुझे लगता है कि सब्सिडी कुछ टाइम पे इट इज मींस उतना फायदा नहीं देते। तो आपको मोटिवेशनल जो अवेयरनेस रहता है उसके लिए जो भी प्रोफेशनल चीजें जो डेयरी सेक्टर में आने चाहिए, जो साइंटिफिक रहना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का अप्रोच रहना चाहिए, वो इस इंडस्ट्री में आना ये बहुत जरूरी हो गया है। कि अगर हमने ट्रेडिशनल वे से अभी जो बिजनेस करें, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स अभी डेयरी सेक्टर में है वो ऑलमोस्ट 2 या 3 कैटल्स पर फार्मर के रहते हैं। जो कमर्शियल लोग इस पे करते हैं वो 5% या 95% आर मार्जिनल फार्मर्स। तो सबको इसमें दे जाए तो उनको लिए ये डेयरी बिजनेस अपने को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के मजबूती पर इस पे करना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं किया तो अपना प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। जो अपने को फॉडर है उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो अपने एनिमल्स अंडर न्यूट्रिशियस रहेंगे। और अपने को सेकंड वाइट रेवोल्यूशन आना ही चाहिए, क्योंकि अपना पूरा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपने डेयरी इंडस्ट्री का देगा तो 4.5 से 5.5% तक जाता है। और इसको बढ़ाना है तो गवर्नमेंट भी अच्छी पॉलिसी की है, फार्मर को भी साइंटिफिक और टेक्निकल अप्रोच लेके एफपीओ या कोऑपरेटिव इस पे पशुपालन का विचार करना चाहिए। पॉलिटिशियंस ने भी इनको सपोर्ट करना चाहिए इन पॉलिसीज को। और जो प्रोसेसर जैसे गोकुल रहेगा, अमूल रहेगा, उनको भी अपने ओवरहेड्स में कटौती करके मैक्सिमम अपने फार्मर्स को जो वेटरनरियन सर्विसेज या जो भी सपोर्ट रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रहेगा, इस सब का उनको इम्पोर्टेंस सभी देखे अपने को जितना ज्यादा एवरेज दूध का बढ़ा सके वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके लिए जो 4 पिलर्स है, अपना किसान, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस और प्रोसेसर, इन सभी 4 लोगों को एक साथ आके इसको आगे बढ़ाया जाए तभी ये मुमकिन होगा। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाए चेतन जी, और वाकई ये बड़ी बात है कि एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी देखें और हमारा आप कि एक वक्त पे लोग जो हैं वो दुधारू पशु अपने घरों में रखते थे, जिस बात का आपने जिक्र भी किया। और अब जो है व्यवसायीकरण के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी जो है आने के बावजूद, हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में जो रुझान है वो कम नजर आए। इसको मैं ज़रा समझ
समझने की कोशिश करूंगा। मतरावाला साहब, एक चीज मैं देख रहा था, कुछ आंकड़ों से गुजर रहा था, क्योंकि इस पूरे जो प्राइस वाला एलिमेंट है उसमें जो सब बार बार जिस चीज पे पिन पॉइंट किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि साहब फॉडर कॉस्ट यानी जो चारा है वो उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ वक्त पहले तक वो कॉस्ट 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल, अगर मैं केवल खली की बात कर रहा हूँ, वो थी, और आपने ही इंसाइट्स दिए थे कि ये अब दुगनी से ज़्यादा हो गई, यानी 3400-3500 रुपये प्रति क्विंटल तक ये पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फिर जुड़ जाता है। शहरों तक पहुँचाने के लिए आपको शहरों के पास ज़मीन लेनी पड़ेगी, ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस पूरे सेक्टर में जो नए लोग आना चाहते हैं या जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए एक तरह का रोड ब्लॉक बन रही हैं? और ये रोड ब्लॉक्स हैं तो इनको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हमें पशु आहार जो है केटल फीड, उसकी प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वैल्यू के कारण दूध महंगा होता जा रहा है। सबसे पहले हमको उसके लिए चिंता करना चाहिए शासन की ओर से। जब से जो खली है, कपासिया खली, ये वायदा बाजार में गई है, उस वक्त से निरंतर इसके भाव बढ़ते गए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि शहर का जो विस्तृतीकरण हो रहा है, शहर जो बढ़ रहा है, तो 40 से 50 किलोमीटर तक जमीनों की जो वैल्यू, कीमत है, वो बहुत ज्यादा हो गई है। और वो किसान आज बेचता है और करोड़ों रुपए उसके पास आते हैं। तो किसान का जो नौजवान युवक के बेटा है, उसका रुझान उसकी तरफ कम हो गया है। पहले यह प्राय देखने में आता था कि दूध का उत्पादन घर की महिलाओं के माध्यम से होता था, तो घर की महिलाएं जो है वो दूध के उत्पादन में संलग्न रहती थी। मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने मध्य प्रदेश में सर्वे कराया था, तो उस वक्त प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वैल्यू के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर का दूध है, आज इंदौर में 12 लाख लीटर दूध पर डे का सेल होता है प्राइवेट सेक्टर का, तो वह जो है उत्पादन लागत मूल्य से कम में हो रहा था। उसका प्रमुख कारण था कि पहले चारे का पैसा नहीं जोड़ते थे, इंश्योरेंस का पैसा नहीं जोड़ते थे, डॉक्टर का पैसा नहीं जोड़ते थे। तो जहां डेयरी फार्म आया है उसने इसका व्यवसायीकरण कर दिया। व्यवसायीकरण के कारण अभी इंदौर के अंदर ही 4 से 5 बार इसके जो पैसा बढ़ा है, तो निश्चित रूप से किसान उसी को दूध देगा कि जो ज्यादा पैसा देगा। जबकि सहकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है कि नॉमिनल प्रॉफिट के ऊपर जो जनता को दूध उपलब्ध कराए। आज आप देखिए, उनका दूध का लेने और कंज्यूमर तक देने के अंदर 13 से 14 रुपए प्रति लीटर का डिफरेंट आता है। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रोसेस में पैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर उनको ये सोचना चाहिए सहकारी संस्था को कि हमको शासन से मदद मिले। हमने कई बार मांग उठाई है कि शासन जो है किसानों को सब्सिडी दे। हमारे आज सब्सिडी कहीं नहीं है। इस कारण से इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर दूध महंगा होता जा रहा है। ये बात निश्चित है कि दूध के व्यवसायीकरण के कारण दूध महंगा हुआ है। आज कपासिया खली महंगी हो गई है, चारा हो गया है, महंगा हो गया है। पहले किसान के खुद के पास जमीन रहती थी तो वो चारा अपने यहाँ देता था, आज उसको खरीदना पड़ता है। खली महंगी होने के कारण आज बियर का बगदा खिला रहे हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो प्रतिबंधित है, सरकार उस पर गंभीर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किराने की दुकानों पर भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध हो रहा है। वो उससे दूध की संख्या ज्यादा दुधारू पशु से ले सकते हैं, लेकिन बियर का बगदा और ये खिलाने से दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। वह आपको 5 से 6 महीने तक दूध तो अच्छा देगा, उसके बाद उसके दूध देने की कैपेसिटी जो क्षमता है वो निरंतर कम होती जाएगी। तो प्राय ये देखने में आया है कि पहले किसान जो है दुधारू पशु लेता था तो वो 2 से 3 साल अपने पास रखता था, 3 साल 4 साल तक। अब हर साल वो ये सोचता है कि इस पशु का दूध कम हो गया, इसको बेच दूं और नया पशु लेके आऊं। तो जो समस्या है वो प्रमुख रूप से ये है कि पहले इसका व्यवसायीकरण नहीं था।
क्योंकि ये जो दूध है वो गरीब के झोपड़े से लेके अमीर के महल तक जाता है और जन्म से मरण तक इसकी आवश्यकता होती है। जब इतनी आवश्यक वस्तु होने के कारण शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, डेयरी फार्मर वगैरह जो है, जो नए लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, तो शासन को सब्सिडी रेट के ऊपर उनको जमीन और पैसा प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो दूध का उत्पादन कर सकें। आज एक डेयरी को डालने के पीछे जमीन खरीदना कितना महंगा हो गया। दुधारू पशु और लिप्सी बीमारी के कारण दुधारू पशुओं की कीमतों में जो है काफी वृद्धि हो गई है। बीमार हो गए, कई पशु मर गए। और जब से लिप्सी बीमारी के बाद से दुधारू पशुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है। उसके पहले बाढ़ आती थी, तो बाढ़ आने के कारण कई पशु जो है टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाते थे कि बह जाते थे, क्योंकि उनके पास, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास उनके रख रखाव की सुविधा नहीं है। यदि रख रखाव की सुविधा के प्रति शासन गंभीर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एनिमल जो डॉक्टर है उनको वहां जाना चाहिए। आज 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर तक यदि कोई दुधारू पशु बीमार होता है तो लेके जाने में ट्रांसपोर्टिंग और वो सब चीज होती है, तो उसके ऊपर काफी खर्चा होता है। तो किसान का जो है रुझान कम होता जा रहा है। और जब तक किसान का रुझान या आज की नौजवान पीढ़ी का रुझान इस ओर नहीं आएगा, आप दूध के प्रोडक्शन में तो इसको इंडस्ट्री में जिस प्रकार सब्सिडी दी जाती है उस प्रकार की सब्सिडी दीजिए, लेकिन दूध को बेचने के अंदर किसान को सहयोग करना आवश्यक है। मैं इस बात को बड़े उससे कह सकता हूँ कि आज भी इंदौर के अंदर हम जो है दूध का जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है किसान से लेके कंज्यूमर तक 5 से 6 रुपए प्रति लीटर का रखते हैं। क्यों? ठीक है, एक अमृत, इसको हर गरीब की भी आवश्यकता है। इसके लिए शासन को विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है, ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। चेतन जी ने भी जिस बात का जिक्र किया और मथुरावाला साहब भी जो बात कह रहे हैं कि साहब वो जो कोर है ना, जहां पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, पॉलिसी मेकर्स को भी ध्यान देना होगा, इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत जो है वो हिस्सा पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर को। और सबसे बड़ी बात कि एक इस पूरे उद्योग को एक उत्सव की तरह देखना होगा। और हम एक तरह से देख रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट होते हैं, बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं। क्यों ना इस पूरे उद्योग को और ख़ास तौर पे इस उद्योग से जुड़े किसानों के लिए इस तरह के उत्सव, इस तरह के सेलिब्रेशन, इस तरह के जो प्रोत्साहन वाले कार्यक्रम हैं उनको रखा जाए और इसके ज़रिए न सिर्फ जागरूक किया जाए बल्कि जागरूकता के साथ साथ देखिए साहब, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है और कोई भी चीज़ जो है वो तभी बेहतर बन पाएगी जब लोग जो हैं वो इस सेक्टर से जुड़े थोड़ा थोड़ा अपना फ़ायदा थोड़ा कम रखे और वो जो है कंज्यूमर तक पास ऑन करें। पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा खपत पे, तो शायद ये बड़ा मुश्किल है नहीं। विश्वमोहन, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप कोई खास सवाल पूछना चाहते हैं भारत साहब से या फिर चेतन से? से प्लांट बेस्ड मिल्क पर फोकस बढ़ा है, क्या इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मिल्क का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल जाए और जो डेफिसिट है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, जिसमें प्लांट सोर्स बेस्ड से मेरा मतलब है सोया मिल्क हो या फिर कोकोनट मिल्क हो, तमाम तरह के ऐसे जो ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं। मुझे लगता है सर यहाँ पे जो ऑप्शंस है लोगों, ये कंज्यूमर बेस्ड चॉइसेस रहती है। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट रहता है, किसी को हेल्थ वाइज उनको चाहिए कि वो सोयाबीन का ले ले। आप ऐसे सोचिए कि जो भी लोगों को कंज्यूमर का डिमांड है कोई भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली देखेंगे दूध का जो बिजनेस है वो हमारे कल्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, सबको दूध की आवश्यकता रहती है। और हमारे खाने पीने में पनीर हो या खीर हो, ये सभी चीजों में जो है वो दूध, ट्रेडिशनल जो अपना गाय भैंस का दूध होता है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। लेकिन जो हेल्थ ट्रेंड भी है, जो प्लांट बेस्ड रहते हैं या सोयाबीन रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप दूध नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो एक दूध का जो डेफिनेशन है, आप प्लांट बेस्ड उसको बोल सकते हो, या जैसे एनालॉग पनीर है
और अपना दूध का भी पनीर है। उसको पनीर बेचो बोलोगे तो उसका जो कॉस्टिंग है वो डिफरेंट हो जाता है, उसको जो वैल्यूज वो डिलीवर करेंगे वो भी डिफर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस है वो उसको देनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय 2030 भारत का पॉपुलेशन सब वर्ल्ड में 1 नंबर हो जाएगा। तो आपके पास कंज्यूमर डिमांड जी। बहुत रहेगा, इसीलिए आप जब भी आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क देखोगे तो 460 ग्राम्स पर कैपिटा कंजम्पशन के इंडिया पे लेवल पे अवेलेबल है। और हर आदमी को 500 ml का दूध नॉमिनली जो भी हेल्थ वाले रिकमेंड करते हैं तो वो रहता है। तो जो किसी को मंजूर है वो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूध को जो डेयरी का उसका डेफिनेशन हमें बताना चाहिए, वो क्लियर करना चाहिए। प्लांट बेस्ड को आप दूध नहीं बोल सकते हो, आप कोई उसको और नाम दीजिए, सो कंज्यूमर कैन डिफरेंशिएट। ओके चेतन जी, अब अगला मेरा सवाल होगा, आप भी एक लीडर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, गोकुल प्रोडक्ट से आप यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट चलाते हैं। मेरा अब अगला सवाल होगा, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लग रहा है जो इनोवेटिव हो डेयरी के लिए, जो एक्साइटिंग लग रहा हो, किसी तरह का इनोवेटिव और इनोवेशन आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पर जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है? सर दो चीजें मैं डोमेस्टिक मार्केट के मेरे बोलूंगा और इंटरनेशनल मार्केट दोनों, जो क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसका टेस्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके अलग रहते हैं। मुझे लगता है कि चॉकलेट्स अभी आप ये देखो कि अमूल ने भी बहुत सारे उन्होंने चॉकलेट जो मिल्क बेस्ड है वो जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, चॉकलेट जैसे रहेगा या बेबी मिल्क पाउडर प्रोडक्ट रहेगा, वे प्रोटीन रहेंगे, इसमें ऑलरेडी किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो कैल्शियम और प्रोटीन बच्चों के लिए जो मिल्क टैबलेट्स है वो भी आप देख सकते हैं, जो स्पेसिफिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बच्चे हैं, जो आज आपके प्राइस देखोगे मिल्क वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो मिल्क के टैबलेट्स अगर आप दे दें तो वो भी एक अच्छा रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो जो अपना भारतीय लोगों की जो पसंद है, जैसे बासुंदी रहेगी या श्रीखंड रहेगा, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनोवेशन में अपने जो चीज के जो है वो अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी आप यूरोपियन कंट्री से देखोगे तो वो बहुत कम रहेगा। उसके बाद में आप जो भी बटर मिल्क जो अभी प्रूवन है कि वो अपने को प्रोबायोटिक है, और जो भी आप योगा बेस्ड या जो भी आप डाइट बेस्ड करोगे उसमें बटर मिल्क का ज्यादा महत्व बढ़ रहा है। तो अपने कल्चर को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जो सपोर्ट करे वो आप इनोवेशन के तौर पे ला सकते हो। और डोमेस्टिक में मुझे लगता है कि स्पेशली जो यंग जनरेशन है जो मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मिल्क टैबलेट्स अगर आप सॉलिड फॉर्म में आएंगे तो वो पेरिशेबल भी नहीं रहेंगे, और जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स जो स्कूल में रहती है वो भी आप करेंगे, और आपका जो एडल्ट्रेशन का जो इशू हैगा वो भी उसमें से खत्म हो जाएगा। आपने काफी अच्छे सुझाव दिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे इनोवेशन है जिसके जरिए भी आप जो दूध के जरिए जो आपको मिलने वाला जो प्रोटीन का जो भी सोर्सेस होंगे प्रोटीन विटामिन का, वो उसकी भरपाई आप इन प्रोडक्ट के जरिए भी हो सकती है। लेकिन सर जब इस आप हेल्थ इश्यूज की अब अगर बात करें तो क्या लग रहा है, हेल्थ जो कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर जो लोगों के अंदर में एक मन में रहता है हेल्थ को लेकर, क्या वाकई वो उतना हेल्दी है जितना नेचुरल गाँव में हम जाके सीधे दूध लेते हैं और वो उसके मुकाबले शहरों में रहने वाले? तो उस कंसर्न को आप कैसे दूर करेंगे? मथुरा वाला सर ने भी मेंशन किया था उनके स्पीच में। मैं ऐसे लगता हूँ कि हर एक अपना डाइट कॉन्शियस का अभी ट्रेंड नया आ रहा है, लोग अपने को हेल्दी करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट बॉडी का रहेगा, आपका एज वाइज बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग हो रहता है, तो आपको आपका जो लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से आपका वही दूध आपको बेचना पड़ेगा। अगर गाय का दूध रहेगा तो आप बोलते कि 0% करके, या जो भी हेल्थ ट्रेंड है उसमें कैल्शियम और प्रोटीन रहेंगे लेकिन उसमें से फैट जो है वो निकाल दिया जाता है, तो वो आपके लिए जो 40 अबो रहेंगे उनके लिए वो सूटेबल है। लेकिन जो बच्चे अभी 10 साल या 5 साल से आगे है आफ्टर मदर्स मिल्क, तो उनके लिए फुल फैट और फुल जो भैंस का दूध इट इज वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। तो आपके जो लाइफ साइकिल जो है आपके एज के हिसाब से आपको वही दूध डिफरेंट फॉर्मेट में आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ आपको वर्किंग स्टाइल लोगों को भी देखने के लिए, जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करे उनके लिए टेट्रा पैक में दूध आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता वो दूध उबालना और फ्रिज में रखना। तो आपको लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपको उनके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से और उनके हेल्थ ट्रेंड्स के हिसाब से आपको वो ऑफरिंग्स देनी चाहिए,
और उसके मेडिकल बेनिफिट्स वो जो आपको क्लेम करनी चाहिए, जो इसके हिसाब से कंज्यूमर अपनी नीड के हिसाब से वो चूज कर सकता है। अगर बच्चों के लिए माँ अगर खरीद रही है तो वो फुल फ्लैट मिल लेगी, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए और उनके ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और आपके यहाँ पे कोई बुजुर्ग इंसान रहेंगे तो उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो जीरो टोन जो उसमें से फैट पूरा जो निकल जाए, प्रोटीन और कैल्शियम है, उसके बेस पे वो चूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आप डिफरेंशिएशन करेंगे और कंज्यूमर के सामने ये ऑप्शंस दूध के रखेंगे, तो कंज्यूमर अपने हिसाब से अपने चॉइस से वो सिलेक्ट करेगा। ओके, मथुरा वाला जी, अब हेल्थ कंसर्न को लेकर तो इन्होंने काफी कुछ साफ कर दिया और साथ ही ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को लेकर भी काफी कुछ सफाई इन्होंने दे दी। अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप डेयरी इंडस्ट्री की? एक बड़ी क्रांति की बात, जैसे प्रशांत शुरुआत में कह रहे थे कि श्वेत क्रांति उस तरह की देश में आई नहीं, कैसे इस इंडस्ट्री को विकास किया जा सकता है, कैसे इसका डेवलपमेंट हो सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी बढ़े, इंपोर्ट की ओर विचार भी ना जाए, कैसे इसको कैसे इवॉल्व किया जा सकता है पूरी इंडस्ट्री को? छोटा जवाब दीजिएगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूर्व में कहा जाता था कि भारत देश वो है जहां दूध की नदियां बहती है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है इंडस्ट्री, इसलिए इसको यदि बढ़ावा देना है तो सबसे पहले तो वायदा बाजार से पशु आहार जो है, कपाचा, खली और ये इसको मुक्त करना चाहिए। और जो सोयाबीन की खली है उसके ऊपर जो है छूट मिलना चाहिए किसानों को। वर्तमान समय के अंदर जब तक रुझान नहीं होगा, आज बंजर जमीन कई जगह पड़ी हुई है शासन की, जिसको कि हम देशी भाषा में काकड़ बोलते हैं। यदि उस काकड़ों को दूध उत्पादकों को कम कीमत के ऊपर उपलब्ध होगा, जो लोग दूध का उत्पादन चाहते हैं उन लोगों को प्रोत्साहन करना जरूरी है और सब्सिडी देना जरूरी है। जब तक किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी वो दूध की तरफ, उत्पादन की तरफ अपना ध्यान नहीं देगा। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए सबसे पहले शासन को पहल करना आवश्यक है कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दुधारू पशुओं की कीमतों के अंदर जो वृद्धि एकाएक हुई है, पहले 10 से 12, 15, 20 हजार में दुधारू पशु आ जाता था, आज की उनकी कीमत लाखों रुपए की हो गई है। जमीन जो है दूध के उत्पादन में करोड़ों रुपए की हो गई है। तो जब इतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो निश्चित रूप से किसान भी पढ़ा लिखा होता है, वो भी समझता है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो दूध के उत्पादन से मुझे क्या मिल रहा है। आज दूध की बढ़ती कीमतों के प्रति तो हर व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। जब तक आम जनता को मूल कारण और प्रशासन खुद नहीं चाहेगा, मैंने आपसे कहा कि पहले दूध का उत्पादन घरों में होता था, घर की महिलाएं करती थी, लेकिन अब उसका व्यवसायीकरण हो गया है। पहले ये होता था, ये बहुत बड़ी चिंता है जिसको लेकर सोचना होगा। समय मेरे पास कम है मथुरा वाला साहब, माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान हमने जो तमाम पहलू आप लोगों ने सामने रखे उसमें बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा वाला साहब, इसके साथ ही चेतन और विश्वमोहन, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने का और इस खास विश्लेषण का। जो अहम बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है वो ये है कि हमें साफ तौर पर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका ये मानना है कि जो दूध उत्पादन की तरफ रुझान है वो ज़्यादा बढ़ाना होगा किसानों का, और इसके लिए बड़े बदलाव करने होंगे, बड़े काम करने होंगे। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि क्यों ना इसे एक इवेंट बनाया जाए बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह, जिस तरह से इवेंट बनाया जाता है। दूसरा कि अगर महंगाई मवेशियों को खरीदने में, चारा खरीदने में है, क्यों ना साल में कुछ ऐसे दिन चुने जाएं जब सब्सिडी पर या कम कीमत पर या एक प्रोत्साहन के तौर पर ही लोगों तक, जो भी इस उद्योग को करना चाहते हैं, उन तक इनकी पहुंच बनाई जाए। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को भी सोचना होगा, पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना होगा कि आम कंज्यूमर को इसका फायदा कैसे पहुंचाया जाए। तमाम रिकमेंडेशन भी इस शो में सामने आई। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।